ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज का टॉपिक रिलेटिवली इजी है। अच्छा, एक चीज़ जो शायद आप लोगों के फाइनल पेपर फिजिकली ही होंगे, उसमें कोई दूसरी अब राय नहीं है। यूनिवर्सिटी जब खुलेगी तो वो फाइनल भी कंडक्ट करेगी और शायद टर्म्स भी कंडक्ट करे। अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। अगर आप लोगों के पास कोई और न्यूज़ है तो काइंडली शेयर विथ मी। सर न्यूज़ तो सिर्फ यही है कि 1 जून से नहीं खुल रहे। 1 जून से नहीं खुल रही, हाँ। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास आई थी वो यही कि शायद यूनिवर्सिटी फिजिकली ही पेपर कंडक्ट करेगी जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो क्या किसी टीचर से आपकी इस पे बात हुई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई किसी से भी बात। नहीं हुई है, चले फिर देखते हैं ना। आप किसी ने बताया कि पेपर और असेसमेंट कैसे कंडक्ट होने? नहीं सर, नहीं बताया। चलो भाई, अल्लाह मालिक है, देखते हैं, जब तक जैसे चल रहा होगा चलाएंगे। ओके, टॉपिक रिलेटिवली बहुत इजी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का। इजी टॉपिक मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि कमर्शियल बैंक इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज सो फेमिलियर फॉर एवरीवन। बैंक एक वाहिद इदारा है जो हर आदमी के पास कहीं ना कहीं इन टच में होता है। ना बैंक के नाम से कोई अनफेमिलियर होता है, ना बैंक के पोजीशन से। हर एक बैंक से बहुत स्ट्रेट फेमिलियर होता है और उसको काम कर रहा होता है। यानी कि आप किसी को बताएं कि ब्रोकरेज हाउस है, या किसी को आप ये बताते हैं कि आई एम वर्किंग विद सम स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स और सम करेंसी डीलर्स, तो हो सकता है कि वो उसको समझना है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन वेन एवर यू आर टेलिंग द गाय कि आई एम एसोसिएटेड विद द बैंक, तो 99% लोगों को बैंक का पता होता है कि बैंक क्या करता है। तो इसलिए ये ख्याल क्लियर रखिएगा कि इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, हम वही चीज पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स की जो नॉर्मली तौर पे कमर्शियल बैंक के ऑपरेशंस में होती है। सिर्फ थोड़ा सा एटीट्यूड ऑफ द लर्निंग हमारा चेंज है। एटीट्यूड ऑफ लर्निंग हमारा एटीट्यूड ऑफ लर्निंग हमारा इसलिए थोड़ा सा चेंज होता है कि वो जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो अभी तक आप बैंक के साथ काम कर रहे होते हैं एज अ मिडिल मेड्रोकर लेवल पे, कि जी वो मिडिल मैन है, उसको जाके आप पैसे देते हैं, वो पैसे जमा कर लेता है, पैसे निकाल लेते हैं, बिल जमा कर लेता है। दीज आर, अब जो हम बैंक को थोड़ा सा पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे एज अ इंस्टीट्यूट, कि बैंक इतना बड़ा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो कैसे मार्केट को ओवरकम करता है। तो ये ख्याल रहे कि ऐसी सारी चीजें अब आपको पढ़नी है। ओवरऑल टॉपिक बहुत इजी है। कमर्शियल बैंक हम 2 स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहली स्लाइड तो ये है आज, जिसमें हम थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं कि जब हम रिलेटिवली कमर्शियल बैंक, उसके रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके एरियाज, उसके फंक्शंस, ये सब कवर करेंगे। सेकंड रोल ये है कि उसकी प्रोसीजर क्या होंगी, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होंगी, सेंट्रल बैंक कैसे रेगुलेट कर रहा होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, उस पॉइंट से। ओके, तो कमर्शियल बैंक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक की, इसमें कोई बहुत हाई फाई रूल नहीं है। अच्छा, उससे पहले लास्ट क्लासेस में मैं तुम लोगों से लेक्चर शेयर कर लूंगा। उससे पिछले वाले लास्ट क्लासेस में मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं किए थे, तो मुझे कहा गया कि सर अब जो आप बनाएंगे उनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हों और आखिर में कोई 1-2 क्वेश्चंस भी दें फॉर प्रैक्टिसिंग। तो आज से आगे जितने भी आपकी स्लाइड्स आएंगी उनमें आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी होंगे और आखिर में 2 क्वेश्चंस भी होंगे जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो पास में किया है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन डाल के, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। सिंपल सा है, आफ्टर स्टडिंग विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और मॉडर्न फंक्शंस क्या हैं, उन फंक्शंस को कैसे डिस्कस और कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कि किस तरीके से वो ऑपरेट हो रहे होंगे। एन्यूमरेट वेरियस मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कैसे देता है, लोन कैसे देता है, और यूटिलिटी या जनरल सर्विसेज कैसे अप्लाई करता है। दीज आर द
core idea of the modern commercial banking. Right now, अगर मैं आपसे एक simple सा question, all of you थोड़ा सा पूछूं, what is the first thing in your mind whenever we are talking about the commercial bank? या we are talking about the bank. तो what is the first thing in your mind कि this is the bank? क्या आती है जो ज़हन? डिपॉजिट करता है और जो लैंड करता है पैसे. बस. This is the simplest definition. Simplest. Definitely you are right. कि जब हम बात करते हैं और whenever we are talking about the bank, एक आम आदमी बिल्कुल, I am just asking a layman, what is the bank? वो कहेगा यार वहाँ पैसा जमा होता है और बिल जमा होता है. बस. उससे पूछे और क्या क्या करते, कहते पता नहीं और क्या करते, बस कभी पैसा लेना होता तो बैंक जाते हैं, और अगर किसी बहुत ही उसे बहुत ज्यादा कहेगा यार जब खुला चाहिए होता तो बैंक चले जाते हैं, नए नोट चाहिए होते हैं तो बैंक चले जाते हैं. ये एक सिंपल सा है. बेसिक कोर फंक्शन बैंक का यही है. लेकिन क्योंकि ग्रेजुअली वर्ल्ड हैज बीन चेंज विद द मॉडर्न पैसेज, इन द मॉडर्न पैसेज बैंक की कुछ सर्टेन फंक्शंस भी हैं जिनको हम ओवरकम करेंगे. अभी मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, how you analyze the impact of COVID-19 in the banking industry? COVID-19 का बैंकिंग पे क्या फर्क पड़ा है, असर पड़ा है? कोई आइडिया? अगर आप क्या आप लोगों के जहन में हो कि कोविड-19 के से बैंकों को क्या असर हुआ है, तो कोई शेयर करना चाहें? सर इंटरेस्ट रेट कम हो गया जिसकी वजह से बैंक को लोन के उस पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करे तो लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है. सेकेंडली सर लोन की जो पीरियड था वो भी उनको ज्यादा बढ़ाना पड़ गया है, बढ़ाना और उनको जो रिस्क कलेक्शंस होनी थी वो भी नहीं हुई. रिस्क प्रोफाइल बढ़ा हुआ है. सही. अच्छा, पहली चीज ये याद रखना कि इंटरेस्ट रेट का कमर्शियल बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है. इंटरेस्ट रेट इज द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक का काम बुनियादी तौर पे, देखो समझना, कमर्शियल बैंक का काम बुनियादी तौर पे ट्रेडर वाला है. इंटरेस्ट रेट हाई होंगे वो हाई कर देगा, इंटरेस्ट रेट लो होंगे वो लो कर देगा. उसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. वहां इंटरेस्ट के बेस पे वो काम कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट का सारा कंट्रोल सेंट्रल बैंक के पास है. अब एक आया इशू, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो बैंक के लिए अच्छा है बुरा है? सर हम तो दोनों साइड पे देखेंगे ना, उन्हें प्रॉफिट भी तो कम देना पड़ रहा है डिपॉजिटर्स को. बिल्कुल. तो वही वाली बात है, यही इसीलिए पूछा कि बैंक का रोल ट्रेडर वाला है. वो सस्ता खरीद रहा है, सस्ता बेच रहा है, महंगा खरीदेगा, महंगा बेचेगा. उसने अपना मार्जिन डिसाइड किया हुआ है. लेट सपोज एक बैंक ने कहा है कि मुझे हर ट्रांजैक्शन पे 2% प्रॉफिट चाहिए, तो अगर उसको 7% लोन 7% इंटरेस्ट है तो वो कस्टमर को 9 में बेचेगा. 13 इंटरेस्ट है तो कस्टमर को 15 में बेचेगा. उसका इंटरेस्ट की मूवमेंट से, हाँ इंटरेस्ट की मूवमेंट से क्या ताल्लुक आएगा? इंटरेस्ट की मूवमेंट से साइकिल या वॉल्यूम पे फर्क आएगा. अगर मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, बैंक के लिए डिपॉजिट अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं सर. कैसे? थोड़ा सा एलिब्रेट करो इसको. सर जितने वो डिपॉजिट्स ले सकेगा उसके पास उतने जो है वो क्वांटिटी होगी जिसमें वो आगे लैंड कर सकेगा और इंटरेस्ट कमा सकेगा. सही है ना? अब हम वाइस वर्सा. डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बैंक में डिपॉजिट ज्यादा आएंगे, लेकिन वाइस वर्सा क्या होगा? जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लेंडर गायब हो जाएंगे क्योंकि उनको लोन बहुत महंगा पड़ रहा है. अब ये हमेशा याद रखना है, डिपॉजिट्स बैंक की लायबिलिटीज हैं. अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट है और मेरे पास लैंडिंग पोजीशन नहीं है तो मेरे लिए डिपॉजिट्स एक तरीके से बुरे बन गए, क्योंकि मुझे हर डिपॉजिट पे प्रॉफिट तो देना है, लेकिन मेरी लैंडिंग ही इतनी नहीं हो रही कि मैं प्रॉफिट कमाऊं. तो ये ख्याल है कि डिपॉजिट्स और लोन के दरमियान बैलेंस होना जरूरी है. उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने सेंट्रल बैंक पढ़ा है गर्ल्स? आप लोगों ने सेंट्रल बैंक पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर प्योरली नहीं पढ़ा हुआ, मगर थोड़ा बहुत पता है कि होता क्या है. सर पूरा कोई चैप्टर नहीं है, जस्ट पढ़ा हुआ है. हाँ, बेसिक फंक्शन सेंट्रल बैंक का एक बेसिक फंक्शन होता है स्टेचुरी रेशियोज या रिजर्व रेशियोज. वो सेंट्रल बैंक इसीलिए ऑपरेट करता है, जब बैंक्स के पास डिपॉजिट ज्यादा आने लग जाते हैं तो वो नॉर्मली तौर पे उसमें से 20% 30% होल्ड कराता है.
क्योंकि लैंडिंग कम की जाए। इन सब पॉइंट्स का कमर्शियल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी से ताल्लुक है। वो इस तरीके से, अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं, मैंने 100 रुपए के डिपॉजिट्स लिए हैं और मुझे सेंट्रल बैंक ये पाबंद कर देता है कि मैं 20% हर सूरत में अपने अकाउंट में रखूंगा, 20% में हर सूरत में अपने अकाउंट में रखूंगा, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मैं सिर्फ 80% को आगे लैंड करूंगा और उस 80% से जो कमाऊंगा उससे 100% को फीड करूंगा। यू गॉट माई पॉइंट? मैंने लोगों से 100 रुपए लिए हैं, लेकिन मुझे इजाजत आगे देने की सिर्फ 80 रुपए की है। तो इसका मतलब है मैं अगर आगे कर्जा दूंगा तो वो 80 रुपए दूंगा और 80 रुपए से मुझे इतना कमाना है कि मैं 100 रुपए के लोगों को भी मुतमईन करूं और अपने खर्चे भी पूरे करूं। पाकिस्तानी जैसी कंट्री में नॉर्मली तौर पे इसीलिए लैंडिंग और बोरोइंग का और डिपॉजिट के रेट्स में 5-6% तक का फर्क है। वजह उसी की यही है क्योंकि हमारे यहाँ लैंडिंग कम है और डिपॉजिट्स ज्यादा है। यानी कि इस तरह आसान अल्फाज में समझ लो, अगर डिपॉजिट फॉर एग्जांपल बैंक आपको डिपॉजिट पे 5% दे रहा है, सॉरी बैंक आपको डिपॉजिट पे 5 तो नहीं, मेरे ख्याल 9 है, 9% दे रहे हैं, तो लैंडिंग के ऊपर वो 15% 14% ले रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन जो इसका बैंक्स नॉर्मली तौर पे यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं काइबोर +3, काइबोर +4, यानी कि जैसे जैसे काइबोर चेंज होगा वैसे वैसे वो परसेंटेज अप एंड डाउन होगी। काइबोर को वो किस लिए लेते हैं? काइबोर को वो एज अ बेस रेट ले लेते हैं कि काइबोर तो बेस रेट है, ये तो मुझे चाहिए, और कस्टमर से उसके प्रोफाइल की बुनियाद पे 3% 4% जो भी होगा वो एडिशनल चाहिए। ये जो 3-4% है ये मेरा रिस्क एंड रिटर्न है। फिर मैं के लिए रखिएगा काइबोर जो है वो मेरा जीरो रिस्क वाला है, क्योंकि बैंक एक दूसरे को दे रहे हैं, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन जो कस्टमर को दे रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है, उसमें बीटा भी देखा जाता है, उसमें उसके रिटर्न्स भी देखे जाते हैं और उस हिसाब से उसकी वर्किंग की जाती है। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब हम कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करने जा रहे होंगे, कमर्शियल बैंक के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, तो कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट रेट नॉर्मली तौर पे फिक्स इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो फ्लोटिंग होते हैं, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चेंज होते हैं। और दूसरा पॉइंट, कमर्शियल बैंक नेवर रेगुलेटेड द इंटरेस्ट रेट, कमर्शियल बैंक जस्ट ओबे द रूल डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का जो भी रूल सेंट्रल बैंक देगा कमर्शियल बैंक से उसको फॉलो करते हैं, उसमें वो कोई तब्दीली नहीं कर सकते, ना उसमें कोई इजाफा कर सकते हैं ना कमी। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक ने कह दिया है कि 9% डिस्काउंट रेट है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? डिपॉजिटर से 7-8 पे लेंगे और बोरोवर या लेंडर को 12 और 13 पे देंगे। इसी के दरमियान में वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे, ये ख्याल रहे। ओके, दूसरी चीज ये ख्याल रखना, कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा फंक्शन जो है, जो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, वो मनी सर्कुलेशन में। कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा सोर्स होते हैं मनी सर्कुलेशन का, इसलिए कमर्शियल बैंक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर आदमी सेंट्रल बैंक से पैसे नहीं लेता, ना सेंट्रल बैंक ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो उनके पास बाइंग और सेलिंग बहुत आ रही होती है, जिसकी वजह से उनकी जो मनी ट्रांजैक्शंस हैं या मनी सर्कुलेशन है वो उनकी बहुत फास्ट होती है, और उसी बहुत फास्ट मनी सर्कुलेशन में वो अपनी प्रॉफिट्स कमाते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, commercial banks are the most important components of the financial system, definitely more important। क्यों? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, why commercial banks are most important? क्यों? कोई आइडिया? क्योंकि मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों है कमर्शियल बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट? हाँ बिकॉज गर्ल्स वो को। एक चैनल है जिसके थ्रू जो है वो पूरी साइकिल चलती है, और लाइक एक सोर्स बनाई हुई है। नहीं, ये थोड़ा सा और एलोबरेट करो। चलो मैं कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, कमर्शियल बैंक की सबसे ज्यादा मार्केट पेनिट्रेशन होती है फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम में, क्योंकि उनकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा होती है, वो हर छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं। इसलिए कमर्शियल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन दैट सेंस कि वो फाइनेंशियल सिस्टम में 80% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मूव हो रही होती है, वो बल्कि 80% प्लस वो कमर्शियल बैंक्स के जरिए मूव हो रही होती है। कोई स्टॉक ब्रोकर मूव नहीं कर रहा होगा, कोई मनी एक्सचेंजर मूव नहीं कर रहा होगा, कोई फॉरेक्स का नहीं कर रहा होगा,
मनी मार्केट में कोई, लेकिन कमर्शियल बैंक का क्योंकि बेस जो है वो एक आम आदमी तक पहुंची हुई है, तो वहां पे उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कमर्शियल बैंक किसी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारी पोजीशन प्रॉब्लम में आ जाती है। क्यों? कि कमर्शियल बैंक आपका मोर देन 80% प्लस कैश लेके चल रहे होते हैं, तो वो कैश जब प्रॉब्लम में आता है तो बकिया सारे प्रॉब्लम में आना शुरू होते हैं। अच्छा, ऑन द अदर साइड कमर्शियल बैंक को आप यूज में भी ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक आर द पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, चाहे ब्रोकरेज हाउस हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हो, चाहे मनी मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, इन सब की ट्रांजैक्शन का जो फ्रेज है वो कमर्शियल बैंक से ही एग्जीक्यूट होता है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन इन सारी मार्केटों का लिंक कमर्शियल बैंक से, क्योंकि उसमें जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसमें पैसे का लेन देन जो भी होगा वो सारे का सारा कमर्शियल बैंक के जरिए होगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि कमर्शियल बैंक का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। ओके, फैसिलिटीज डेफिनेटली बहुत सारी है जिसको अभी हम आगे आके डिस्कस करते हैं। अनदर पॉइंट जो बहुत जरूरी है कि कमर्शियल बैंक ऑलवेज वर्क फॉर द प्रॉफिट। ये एनजीओ नहीं है, फर्क समझिएगा थोड़ा सा। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट बेस नहीं होता, सेंट्रल बैंक ऑपरेटिव होता है, ऑपरेशन बेस होता है। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो नेसेसिटी है। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, आपको सेंट्रल बैंक जरूर खोलना है ताकि मनी सप्लाई मेंटेन की जाए। लेकिन कमर्शियल बैंक प्रॉफिट बेस है। अगर वही वाली बात है, मैंने आपको शुरू में कहा कि वो ट्रेडर है, अगर दुकान खुलेगी तो वो बेचेगा, अगर बेचने में उसको नुकसान होगा तो वो दुकान बंद कर देगा। तो ये ख्याल है कि कमर्शियल बैंक का बेसिक मोटिव प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट की जब बात आती है तो प्रॉफिट का मतलब है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं होता, प्रॉफिट होता है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है, उसी के अंदर वो काम करता है। पाकिस्तानी मार्केट कमर्शियल बैंक के लिए बड़ी फिजिबल है। एक मुझे बेटा 2 मिनट दीजिएगा, मैं कॉल ले लूं।
सॉरी गर्ल्स, थोड़ा सा। तो हम जहाँ थे कि कमर्शियल बैंक के दो ऑप्शन आपने बड़े क्लियर रखने हैं कि प्रॉफिट बेस है, जब कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस को वाइंड अप करेंगे और किसी और बिजनेस की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट मेकिंग इनका जो कहते हैं ना जेनेरिक रूल है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कमर्शियल बैंक किसी सूरत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल बैंक नहीं है। अब जो क्वेश्चन आता है अगला कि वो ये कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी है। वेरी कॉमन है, तुम लोगों को भी क्लियर होगा, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर्स की कंसेप्ट में हम जब बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं दीज बैंक्स बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनके पीछे, गवर्नमेंट इनको रेगुलेट कर रही है। जैसे व्हाट एवर वी कॉल्ड पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक की अगर मैं आपसे एग्जांपल मांगू तो कौन सा बैंक होगा आपकी नजर में पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक पाकिस्तान में? पंजाब बैंक ऑफ समथिंग हो गया, बीओपी। हाँ, बैंक ऑफ पंजाब है, बिल्कुल है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेस्ड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सिंध ओके, बैंक सिंध बैंक है। भी और प्रोविंशियल। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। ये रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक। ये एक तरीके से दूसरे अल्फाज में कह लें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक की कमर्शियल साइड होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक सारा पब्लिक सेक्टर होता है, वो प्राइवेट नहीं होता, वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल बैंक की कुछ लिमिटेशंस है। उन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हर गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक सेक्टर बैंक बनाती है और उस पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर फिर काम हो रहा होता है। नेशनल बैंक जो है, नेशनल बैंक इसीलिए अगर कभी आपका नेशनल बैंक जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपको लगेगा बहुत ही सरकारी माहौल होता है, वहां सब सुकून से काम कर रहा होता है, किसी को कोई जल्दी नहीं होती। क्यों? कि उनके ज्यादातर काम गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं और इसलिए उनको कोई फिक्र होती नहीं। प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है वो प्रॉफिट कमाने आया होता है, उसका उसका काम ये होता है बेहतरीन सर्विस दो सब। आप लोगों ने कभी कमर्शियल बैंक के अंदर गए? किसी कमर्शियल बैंक में आपका जाना हुआ? यस सर। चले अभी एक इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और जब कभी लॉकडाउन खुले तो आप दो बैंकों में जाइएगा। एक तो आपके जहां से आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो कॉर्नर में नेशनल बैंक है इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के साथ, उसमें जाके उसका माहौल देखिएगा। और इसी तरह हैदरी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड या कोई दूसरा बैंक, सिल्क बैंक, इस टाइप के, उधर जाके माहौल देखिएगा। आपको दोनों माहौलों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक सारी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहा होगा, एसी भी चल रहे होंगे, टीवी भी लगाया हुआ होगा कि पब्लिक कंफर्ट जोन में बैठे। नेशनल बैंक ने अगर कुछ लगाया होगा तो वो लगा होगा, खराब है तो खराब है, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ख्याल रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की कमर्शियल सर्विसेज के लिए होते हैं, उनका प्रॉफिट मेकिंग बेसिक पर्पस नहीं होता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जितने होते हैं उनका बेसिक पर्पस प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो वो पब्लिक को या अपनी कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देते हैं ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा आए। फॉरेन बैंक इज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक, लेकिन फॉरेन बैंक वो होंगे जो पाकिस्तान से बेस नहीं करते, पाकिस्तान में उनकी ब्रांचेस हैं। बेस उनका हो सकता है इंग्लैंड हो, बेस उनका हो सकता है बहरीन हो, बेस हो सकता है यूएई हो, कोई दुनिया के किसी और मुल्क में उनका हेड ऑफिस है। वो सिर्फ यहाँ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपना बैंक खोल के बैठे हुए। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, एक जमाने में आरबीएस होता था, और अब तो पाकिस्तान सिटी बैंक होता था। तो ये सारे बैंक वो हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, या एचएसबीसी है, बैंक ऑफ डुइचे है, ये सारे बैंक्स वो हैं जो फॉरेन बैंक है। इनका बुनियादी मकसद अपनी फॉरेन ट्रांजैक्शंस या अपनी कंट्री की ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करना है, और उसके साथ ही साथ कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करके लोकल काम भी करना है ताकि प्रॉफिट कमाया जाए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फॉरेन बैंक वापस से रिपीट कर दे। फॉरेन बैंक की एग्जांपल बेटा मैं इस तरह तुम्हें दूं, जैसे सिटी बैंक है। सिटी बैंक यहाँ पे काम कर रहा था अमेरिकन कंपनीज के लिए। इसी तरह आपके एचएसबीसी है, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। एचएसबीसी यहाँ पे काम कर रहा है जापान और चाइनीज और दूसरी कंपनियों के लिए जो फार ईस्ट से काम कर रही है। इसी तरह
बैंक अल बरका है जो अभी काम कर रहा है, ये बहरेन और यूएई वगैरह के लिए काम कर रहा है, या दुबई इस्लामिक बैंक है, इनकी बेस यूएई में, यानी कि इनकी बेस पाकिस्तान में नहीं होगी। ये पाकिस्तान में काम तो कर रहे होंगे लेकिन इनका हेड ऑफिस पाकिस्तान में नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक में दो बैंक होते हैं, एक यानी कि लोकल बैंक और एक फॉरेन। लोकल बैंक्स वो होते हैं जैसे नेशनल बैंक है, उसका हेड ऑफिस आई है चंडीगढ़ रोड पे, हबीब बैंक है उसका आई है, लेकिन यही हबीब बैंक जब न्यूयॉर्क में काम करेगा तो ये हबीब बैंक न्यूयॉर्क में फॉरेन बैंक होगा क्योंकि इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में। यही नेशनल बैंक जब दुबई में काम कर रहा है, या अलाइड बैंक दुबई में काम कर रहा है, तो ये वहां एज अ फॉरेन बैंक काम करेगा। इसके पर्क्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे, इसके टैक्सेशन नॉर्म्स अलग होंगे। सही है, डिपॉजिट और लैंडिंग एक ही जैसी होगी लेकिन टैक्सेशन का फर्क आएगा क्योंकि ये वहां पे टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो वहां पे भी टैक्स देगा, पाकिस्तान में भी टैक्स देगा, तो डबल टैक्सेशन आ जाती है। तो जितने फॉरेन बैंक्स हैं वो नॉर्मली तौर पे टैक्स फ्री होते हैं, उनको किसी एक जगह टैक्स देना होता है तो वो अपने पेरेंट कंट्री में ही टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में वो ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स वो पे नहीं करते। अब क्लियर हुआ फॉरेन बैंक्स? यस सर, थैंक ओके, इसके बाद शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स, ये इंडियन स्लाइड से लिया हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जगह यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान रख दें। पाकिस्तान में ये 5 लाख नहीं है, पाकिस्तान में ये 8 अरब रुपए। फिर क्लियर रखना, पाकिस्तान में शेड्यूल बैंक के लिए जरूरी है कि वो 8 अरब रुपए 800 मिलियंस का 8000 मिलियंस का डिपॉजिट होगा तो वो बैंक खोला जा सकता है, वरना नहीं खोला जा सकता। यानी कि आसान अल्फाज में मैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का तुम्हें सिंपल सा फर्क समझा दूं। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं, शेड्यूल बैंक वो होते हैं जिनको हर किस्म का काम करने की इजाजत होती है और वो लिस्टेड होना कंपलसरी है। नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो हर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हर काम नहीं करेंगे। जैसे नॉन शेड्यूल बैंक के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये नॉन शेड्यूल बैंक है। इसी तरह नेशनल सेविंग, ये नॉन शेड्यूल बैंक है। ये लोगों से पैसा ले भी रहा है, पैसा दे भी रहा है, लेकिन ये नॉन शेड्यूल है, ये हर काम नहीं करेगा। ये एक सिर्फ पर्टिकुलर जिस पर्पज से खुला है वही काम करेंगे। क्लियर हो रहे हो मेरे पॉइंट से? लेकिन उसी के साथ बता दें। मैं फिर समझा देता हूँ। जैसे अलाइड बैंक है, ये शेड्यूल बैंक है, ये हर काम के लिए पैसे देगा, हर काम के लिए पैसे जमा कर सकता है। क्यों? ये आपको मकान बनाने के लिए भी कर्जा देगा, गाड़ी के लिए भी कर्जा देगा, बच्चियों की शादी के लिए भी कर्जा देगा, बीमारी में भी कर्जा देगा, सब देगा। सही। लेकिन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिर्फ मकान बनाने के लिए कर्जा देगी। नेशनल सेविंग सिर्फ डिपॉजिट करा के, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, उस पे वो पैसे देंगे। क्योंकि कमर्शियल बैंक के ट्रांजैक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये है, वो इदारा जहां पे पैसे का लेन देन होता हो। हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में भी पैसों का लेन देन हो रहा है, वो लोगों को कर्जा देते हैं और उसके बाद वो पैसे वापस आते हैं। जितना नेशनल सेविंग्स है वो भी लोगों को कर्जा देते हैं, वहां से भी पैसे वापस आते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज है, ये नॉन शेड्यूल है क्योंकि है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कमर्शियल बैंक तो नहीं है। लेकिन आप देखिएगा इंश्योरेंस कंपनीज अब कमर्शियल बैंक के बहुत सारे काम करना शुरू हो गई हैं, जिसमें वो डिस्काउंटिंग भी करना शुरू हो गए प्रोडक्ट को, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी डिस्काउंट करते हैं, बाय बैक भी करते हैं, जहां उनको स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहे सब। लेकिन उनको हम कमर्शियल बैंक शेड्यूल नहीं कह सकते। पाकिस्तान में शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है 8000 मिलियन, यानी कि दूसरे अल्फाज में 8 अरब रुपए अगर होंगे तो आप शेड्यूल बैंक खोल सकते हैं। यानी कि आपका पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट में 8 बिलियन रुपीस होगा तो आपको बैंक खोलने की इजाजत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नॉन शेड्यूल बैंक के लिए 8 बिलियन से कम, 5 लाख से ज्यादा, कम से कम 5 लाख हो। 5 लाख से अगर आपके पास ज्यादा है पैसा तो आप कोई भी कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक खोल सकते हैं, मॉर्गेज बैंक खोल सकते हैं, सब खोल सकते हैं। ये जितने भी स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं, जैसे हाउसिंग का बैंक है, मॉर्गेज का बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सारे नॉन शेड्यूल्ड होते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और सिर्फ उसी पर्पस को सर्व करेंगे। लेकिन जितने शेड्यूल बैंक है वो एग्रीकल्चर के लिए भी कर्जा देंगे, इंडस्ट्री के लिए भी देंगे, सबके लिए देंगे। तो ये ख्याल रखिएगा, ये बुनियादी फर्क है शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें?
कोई क्वेश्चन जो पूछना है या कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब हम आए फंक्शंस पे। एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज योर फंक्शन एट योर होम? आपके फंक्शन कैसे डिफाइन हुए? सर वो तो अम्मी करती है ना। लेकिन कैसे डिफाइन करती है? अम्मा ने आपसे कहा कि जाके छत पे पंखा लगा दो, लेकिन अगर आप लगाना चाहें लगा देंगी, नहीं लगा पाएंगी? देखो मैं बड़ा सिंपल सा बताऊं, हमेशा याद रखना फंक्शन नेचर बेस होते हैं। फंक्शन कोई डिफाइन नहीं करता, फंक्शन आपकी जो नेचर ऑफ वर्क है ना उसके साथ एलोबरेट होते हैं। अगर आपकी नेचर ऑफ वर्क, लेट सपोज आपके भाई को अम्मा ये नहीं कहेंगी बेटा अभी अफ्तारी बनाओ जाके किचन में, हाँ, और बाहर से मंगाना होगा तो आपको नहीं कह, आपका भाई बैठा और आपसे क्या अम्मा जाके कि बेटा जाके मार्केट से 2 किलो तरबूज लियो। डेफिनेटली ये कहीं वेल एलिब्रेटेड नहीं है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो आपकी नेचर वर्क से डिफाइन है। क्योंकि नेचर ये कहती है कि बाहर के ये हार्ड वर्क जितने हैं वो बॉय साइड्स पे होते हैं। ये नहीं कहूँगा गर्ल्स नहीं करती, गर्ल्स भी करती हैं वो काम, लेकिन एक कंसेप्ट है कि जी जनरली 90% लोग अगर बाहर का काम है या सब धूप में कहीं जाना आना है तो वो बॉयज जाएंगे, किचन का काम है तो वो गर्ल्स संभालेंगी। दिस इज द जनरल फिनोमेना। इसी तरह बैंक्स के अंदर भी जनरल फिनोमेना है। भाई बैंक का पर्पस क्या है? बैंक का पर्पस क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए क्या करेगा? भाई पैसा कमाने के लिए पैसा जमा करेगा और उसको आगे देगा तो कमाएगा। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि जब भी बैंक का वर्ड आएगा आपको ठक करके जहन में आएगा कि बैंक का मकसद ही पैसा कमाना और लेना देना। एक आदमी बैंक पहुंचे और कह के यार मेरे पेट में गोली लग गई है, गोली निकाल दो, नेवर। बैंक का फंक्शन ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा बैंक हो, कैसा भी बैंक हो। या एक आदमी बैंक में पहुंचे और कह के यार 10 रोटियां दिलवा दो, नोबडी नोज। क्यों? कि उसका लेकिन एक आदमी फॉर एग्जांपल, एक आदमी रेस्टोरेंट पहुंचता है, कहता है 10 रोटियां दे दो और ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो। बैंक इंगेज हो गया, बैंक इंगेज हो गया, लेकिन बैंक का बुनियादी फंक्शन क्रेडिट कार्ड नहीं है। बैंक का बुनियादी फंक्शन ओवर द काउंटर डिपॉजिट्स और लैंडिंग है। अच्छा ये लेक्चर खत्म हो रहा है, मैं इमीडिएटली, टाइम ऑफ हो रहा है, मैं इमीडिएटली दूसरी क्लास पे आता हूँ, फिर हम स्टार्ट लेते हैं।